हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास. In today's class, we'll be continuing chapter number 8 of your chemistry, titled as D and F block elements. So, as you already know that we are studying D block elements. And under D block elements we are studying some special features or you may say some special characteristics of the elements that belong to D block, जिसमें से अभी हमने आपको पढ़ा दिया है physical features, physical properties of D block elements. I had taught you atomic size, ionization enthalpy and oxidation states. ये सारी properties we had already discussed. आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों बेसिकली अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन अ मेटल reduces itself from a particular oxidation state to a particular oxidation state. वो आपको बच्चों आज हम इस लेक्चर में सिखाएंगे. ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ऐसी नई बातें सीखोगे जिससे कि आप एग्ज़ाम के अंदर कोई अगर नया क्वेश्चन आपको मिलता है ओके इसके अंदर से तो आप उसको रिलेट कर पाओगे अपने आप. आपके पास एक थिंकिंग होगी, एक वे होगा सोचने का जिससे आप एग्ज़ाम में चीज़ों को रिलेट कर पाओगे और अपने आंसर को लिख पाओगे. सो टुडेज़ लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बी अटेंटिव थ्रू आउट द लेक्चर. और जो भी पेट क्वेश्चंस हैं इस कंसेप्ट में से दैट ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू कि बच्चों ये एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछ रहा है एग्ज़ाम के अंदर और उसका आंसर क्या है दैट ऑल्सो विल बी discussing in today's lecture. So let's begin the variation in electrode potential. So जिसका पहला जो पार्ट है बच्चों that is the trends in M2 plus 2M standard electrode potentials. कि हम डिस्कस करेंगे कि जब एक मेटल अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट होता है सो उस समय पर उसकी क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है. स्पेशली वी विल बी डिस्कसिंग फॉर दी 3D सीरीज एलिमेंट, यानी कि वो एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक जो कि 4th पीरियड में लाई करते हैं बेसिकली फ्रॉम टाइटेनियम टू. सो आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट आई सेड. मैंने कहा हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम टाइटेनियम टू जिंक. अब आपका क्वेश्चन सर ये होना चाहिए था कि सर हमारे जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर बेसिकली फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, तो आपने स्कैंडियम को क्यों एक्सक्लूड कर दिया इस लिस्ट में से. तो बच्चों इसका आंसर आपको शायद पता होना चाहिए था क्योंकि व्हेन आई वाज टीचिंग यू ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि बच्चों स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. वो कौन सी होती है बच्चों? वो होती है +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. सो पहले बच्चे इसका मतलब समझ लीजिए कि हो क्या रहा है कि आपके पास एक मेटल है ओके जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि उसने क्या किया है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर चुका है वो ओके. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ टाइटेनियम एज वेल. ठीक है, टाइटेनियम ने क्या किया इस समय पर टाइटेनियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया है और अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाला है ताकि वो अपनी ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट हो पाए. इट कुड एक्वायर इट्स ग्राउंड स्टेट. सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर हो रहा है कि आप अपने कैटायन को रिड्यूस कर रहे हो टू गेट दी मेटल. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ओवर हेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि बच्चों डी ब्लॉक के अंदर या फिर इस जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट डू नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न. इसका कोई नेचुरल पैटर्न नहीं है कि ऐसे बढ़ेगा ऐसे घटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर क्योंकि ये जो वैल्यू है इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन दी when I talk about +2 so it depends upon the first ionization enthalpy plus second
ionization enthalpy, and along with that it also depends upon the hydration enthalpy of that particular element. So that is the reason कि इसका कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं होता, बट फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि कुछ जो स्पेशल फीचर्स ये शो करते हैं हमारे एलिमेंट्स. आप अगर थोड़ा ध्यान दो बच्चों, आई एम टेलिंग यू नॉट स्पेसिफिक फीचर्स, ठीक है. जनरल ट्रेंड हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट कुछ स्पेसिफिक बातें यहाँ पर हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं. मैंने आपसे कहा कि हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम टाइटेनियम टू जिंक. सो ये मेरा टाइटेनियम है और बच्चों ये मेरा जिंक है. लेट मी टेक ओवर हेयर. सो ये एक ट्रेंड है जो हम देखते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टाइटेनियम टू जिंक, कि क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इट बिकम्स लेस नेगेटिव. इट बिकम्स लेस नेगेटिव एज आई मूव फ्रॉम टाइटेनियम टू जिंक. ओके, एक्सक्लूड कॉपर. कॉपर को अभी आप Cu2+ को बाहर एक्सक्लूड कर दीजिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इसको हम अलग से अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इस सेक्शन से ही आता है. यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम, ओके, या फिर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है. बट अभी आप यहाँ पर समझिए कि वाई इट इज़ बिकमिंग लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव होने का मतलब भी क्या होता है, कि व्हेन आई से दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बिकमिंग लेस नेगेटिव, तो उसका मतलब क्या होता है. तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि जब आप टाइटेनियम से Zn2+ की तरफ मूव कर रहे हैं, सो द टेंडेंसी ऑफ दीज मेटल्स, दीज मेटेलिक कैटायंस टू कन्वर्ट इनटू देयर करस्पॉन्डिंग मेटल्स, इट इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, यानी कि देखो पहले ही समझ लो इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रो पोटेंशियल का मतलब है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, सो जो आपका एलिमेंट है वो ईजिली रिड्यूस होगा. इसको लिख लो साइड में, दिस आई हैड टोल्ड यू इन योर चैप्टर नंबर 3. ठीक है, बट फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर रिलेट कर पाओ. अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, सो उसका मतलब होता है कि ईजिली ऑक्सीडाइज करेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर आप कहते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब ये रिड्यूस होगा. कोई भी आपका जो कंपाउंड ले रखा है आपने वहाँ पर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और रिड्यूस होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. एंड व्हेन दिस वैल्यू इज नेगेटिव, सो इट मीन्स दैट इट विल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ. जब मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ बिकमिंग लेस नेगेटिव, तो इसका मतलब है बच्चों, आई विल आस्क यू कि आपके NCERT की बुक के अंदर एक ग्राफ गिवन है, बहुत ही अच्छा ग्राफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, और इसमें से बच्चों बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर. सो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यू मस्ट रीड इट आउट. हाँ जी, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस. सो मैं आपसे कह रहा था कि बच्चों कि व्हेन आई से इट इज़ बिकमिंग लेस नेगेटिव, तो उसका मतलब है कि टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू रिड्यूस इज इंक्रीजिंग. कि मैं कह रहा हूँ भाई टाइटेनियम की जो वैल्यू थी वो कुछ नेगेटिव थी, जब मैं जिंक पर आया तब भी कुछ नेगेटिव ही है, बट यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव थी. मतलब मैं मान लेता हूँ, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ वैल्यू, कि टाइटेनियम पर -1.5 थी, तो जिंक पर हम मान लेते हैं कि भाई -0.5 हो गई. ओके, यानी कि इट इज़ बिकमिंग लेस नेगेटिव, यानी कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग एज आई एम मूविंग फ्रॉम टाइटेनियम टू जिंक. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट. टेंडेंसी टू रिड्यूस इज इंक्रीजिंग, ऐसे आप इसको रिलेट कर पाओगे. सो बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि ऐसा क्यों हो रहा है. आई होप कि आप उसको भी आप समझ पा रहे होगे. बच्चों ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम जैसे टाइटेनियम से जिंक की तरफ मूव कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सो व्हाट हैपन्स इज दैट न्यूक्लियर चार्ज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता रहता है, और जो नया इलेक्ट्रॉन है वो उसी शेल में आता रहता है. सो दैट इज द रीजन कि जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट ओवरऑल इंक्रीजेज. सो इफ न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स, सो इट्स टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज. सो इट्स टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूँ, एक जनरल ट्रेंड की बात करूँ जिसको आप इजिली रिलेट कर सकते हो याद रखने के लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. कि अगर आपको कभी याद रखना है कि हाँ जी वैल्यू आपकी व्हेन वी मूव फ्रॉम टाइटेनियम
to zinc, so the value of standard electrode reduction potential becomes less negative. So याद करने का तरीका है, told you, रीज़न भी है, ये एक ऑब्वियस से रीज़न है. सम एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, एग्जाम्पल ये है, बट अभी आप इसका रीज़न समझो. इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जैसे हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम टाइटेनियम टू जिंक, द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग. आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी हम ट्रेवल करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है आपका एलिमेंट्स में. So due to that increased nuclear charge, the tendency to gain electron, the tendency to get reduce increases. So that is the reason कि यहाँ पर ये less negative होता जा रहा है. So ये तो एक जनरल सा ट्रेंड हो गया बच्चों. इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. जब आप उस ग्राफ को देखोगे तो आप उसको ईजिली ऑब्जर्व कर पाओगे. आप देखोगे कि जो जिंक है आपके पास, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है एज एक्सपेक्टेड. और उसको देखो, थोड़ा सा आप ध्यान दो तो उसको भी रिलेट कर पाओगे. मैंने आपसे कहा कि हम क्या कर रहे हैं, जिंक आपके पास Zn2+ की स्टेट में है. सो लेट मी टेल यू. तो आप बस बच्चों समझते हुए चलो कि ऐसा क्यों हुआ कि आपके पास जो ये जिंक आया, अगर आप उस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आप, आई विल आस्क यू टू ओपन योर बुक एंड लुक एट दैट ग्राफ. सो आप देखोगे जो Zn2+ की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. मतलब कंपेरेबली जो ट्रेंड होना चाहिए था उसकी कंपेयर करो तो उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही है. तो रीज़न क्या है कि भाई वो क्यों रिड्यूस नहीं होना चाह रहा, वाई इट इज़ नॉट ट्राइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर रहा, वाई इट इज़ ट्राइंग टू ऑक्सीडाइज. ओके, सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि व्हेन आई से कि Zn2+ है, तो बताइए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उस समय पर. तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी 3d10, क्योंकि जो जिंक की होती है वो होती है बच्चों 3d10 4s2. तो जब वो +2 की स्टेट में आया तो उसने अपने ये 2s के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया. सो नाउ इट हैज़ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3d10. गेटिंग माई पॉइंट. सो जब 3d10 उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो ये एक हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो वो यहाँ पर नहीं चाहता कि मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूँ या फिर लूज करूँ. सो दैट इज़ द रीज़न कि जो इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज क्वाइट लेस नेगेटिव एज इट वाज ऑब्जर्व्ड, मतलब एज इट वाज एक्सपेक्टेड. इतनी नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए थी, बट फिर भी बहुत नेगेटिव है. रीज़न है बच्चों ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो एग्जाम में आप ऐसे भी क्वेश्चन को रिलेट कर पाओगे. ओके, ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर जो मेन रीज़न आएगा वो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से भी रिलेट कर सकते हो. ओके, सो आई होप दिस जिंक क्यों हुआ इतना नेगेटिव उस ग्राफ में वो भी आप समझ चुके हो, ड्यू टू दिस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ओके, क्योंकि अगर वो कम नेगेटिव होता सो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी दिखाता. अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी शो करेगा सो वो अपनी स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ बढ़ेगा, जो कोई भी एलिमेंट नहीं चाहता. सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. अब एक लास्ट बात कर लेते हैं, वो है बच्चों कॉपर Cu2+, जो हमारा एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्यों है बच्चों, क्योंकि जब Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है कॉपर के अंदर, सो जो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है आपके पास वो आ रहा है पॉजिटिव. पॉजिटिव में भी जो इसकी वैल्यू है दैट इज़ +0.34 वोल्ट्स. सो क्वेश्चन ये है कि भाई कॉपर पॉजिटिव क्यों दिखा रहा है जब बाकी सारे एलिमेंट्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहे हैं. सो वाई इज दिस कैटायन ऑफ कॉपर Cu2+ शोइंग अ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, कि ये क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहा है, वाई इट इज ट्राइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन, कि क्यों चाह रहा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करूँ और कॉपर में कन्वर्ट हो जाऊँ. सो बच्चों इसके पीछे के 2 रीज़न है, एक थोड़ा लॉजिकल है और दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड लॉजिकल, क्योंकि लॉजिकल ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है बिकॉज लॉजिकल में आप खुद रिलेट कर पाते हो चीज़ों को, आपको चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा इस पर काम करो दोनों एलिमेंट्स पर तो आप पता लगा सकते हो अपने आप कि भाई ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है. कैसे, देखो आपके पास यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर आपके पास Cu2+ है. मैंने दोनों ही आपके सामने यहाँ पर लिख दी है. अब आप क्या करो, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 3d10 4s1. ये आपको बच्चों पता होनी चाहिए. एटॉमिक नंबर होता है 29. जबकि जब मैं कह रहा हूँ Cu2+ की बताइए मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ करवाओगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ करवाओगे। सो आपके पास जो स्टेट आएगी बच्चों वो क्या आएगी, वो होगी 3d9 4s0। तो मैं इसको 3d9 लिख दूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आई एम राइटिंग इट एज 3d9। इसके पास क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि बच्चों जो ये 3d9 स्टेट है, क्या ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है? आप कहोगे नो सर। नो क्यों? क्योंकि ना ही ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ना ही ये फुल्ली फिल्ड है, सॉरी ना ही ये पार्शली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये जो स्टेट है, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कॉपर की Cu2+ के अंदर, इट इज़ अनस्टेबल। सो ये क्या चाहता है, कॉपर चाहता है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूं और अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 को एक्वायर करूं। ऑब्वियस सी बात है कि इट वांट्स टू बी स्टेबल। ओके, इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूं, सो उससे बच्चों आप रिलेट कर पा रहे होगे कि इसलिए इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। इट वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है बच्चों, दैट इज़ नॉट स्टेबल। बट आप आगे पढ़ोगे कि जो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, विच इज़ द सेकेंड रीज़न टू शो दिस पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, ड्यू टू विच इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। तो बच्चों दिस वॉज द लॉजिकल रीज़न, और ये थोड़ा कम एक्सेप्टेड रीज़न है। ओके, इसको एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज अभी आप आगे पढ़ोगे कि Cu2+ ज़्यादा स्टेबल है Cu+ से, तो वहाँ पर ये आर्गूमेंट खड़ी होती है कि भाई Cu+ की तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल है, तभी अब कंपाउंड स्टेबल नहीं है। सो वो थोड़ा सा इलॉजिकल वहाँ पर ये आपका रीज़न वहाँ पर प्रूव होता है। बट दिस इज़ अ गुड रीज़न जो एक स्टूडेंट जो क्लास 12th में है दे सकता है, गुड आर्ग्यूमेंट दैट कैन बी ऑफर्ड। बट जो प्रॉपर रीज़न है, और आई शुड जो सेकेंड रीज़न है बच्चों, जो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज चीज़ों के बारे में नहीं है, दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो आप इसको याद रख लो कि द वैल्यू फॉर कॉपर, द वैल्यू फॉर reduction electrode potential for Cu2+ is positive. Why? Because of, लिख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है आपके, because of high enthalpy of atomization, enthalpy of atomization and low enthalpy of hydration। ये दो बच्चों रीजंस हैं जो आप याद रख सकते हो। सो आई होप कि आपको ये जो ट्रेंड था इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स व्हेन दे कन्वर्ट फ्रॉम M2+ ऑक्सीडेशन स्टेट टू देयर ग्राउंड स्टेट, दैट इज़ क्लियर। ओके, बहुत ही अच्छा ही बच्चों वो मैंने आपको बता रहा है ग्राफ है, उस ग्राफ को एक बार खुद ऑब्जर्व करो। आप देखोगे कुछ आपके पास एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे निकल है, कॉपर है और मैंगनीज़ है, तो आप उनको देखो, अपने आप रिलेट करो चीज़ों को। स्पेशली आप कोई क्लास 12th के स्टूडेंट हो, सो आपको ज़्यादा नॉलेज इन चीज़ों के बारे में है, तो आप बच्चों इनसे अपना चीज़ों को रिलेट करना सीखो, बिकॉज अभी आप इन्हीं से रिलेट कर पाओगे। इनको तो आप एग्ज़ाम में लिख आना। अगर आप एग्ज़ाम में बच्चों ये भी लिखते हो, सो कुछ जो अच्छे एग्जामिनर होते हैं दे एक्सेप्ट दिस आर्ग्यूमेंट। ओके, सो अगर आपके सामने मान लेते हैं कोई नया क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू सच टाइप, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ज़रूर रिलेट करना, वहाँ पर आपको आपका आंसर फॉर श्योर मिलेगा। ओके, इन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो आई होप कि आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों कॉपर का केस। बाकी देखो जिंक का केस भी अच्छा है कि आपसे पूछ लेते हैं कि भाई जिंक की जो हम देख रहे हैं कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो ज़्यादा नेगेटिव है एज एक्सपेक्टेड, तो उसके पीछे का आंसर मैंने आपको दे दिया है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ओनली। तो आप ये आर्गूमेंट वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो, 100% एक्सेप्टेड आर्गूमेंट है। ओके, सो मेरे हिसाब से आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड
and let's study the trend in M3 plus to M2 plus स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो फिर से अच्छा टॉपिक है और आप फिर से बच्चों सेम कंसेप्ट से उसको भी रिलेट कर पाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेंशन दी हेडिंग दैट इज ट्रेंड इन दी M3 प्लस टू M2 प्लस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. सो पहले बच्चों आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है. M3 प्लस से कोई मेटल कन्वर्ट हो रहा है M2 प्लस स्टेट में. ओके यानी कि अगर ये मेरे पास कोई मेटल है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है M2 प्लस में. आई होप कि आप पहले कंसेप्ट को समझ चुके हो कि इसमें हमें करना क्या है. यानी कि हमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है अपने कैटायन में. फाइन. सो बच्चों यहाँ पर भी मैं फिर से आपसे वही कहूँगा कि कोई रेगुलर ट्रेंड तो हम नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे इन दिस केस ऑल्सो, बट स्टिल हम कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बिहेवियर पर कमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि ऐसा रिडक्शन पोटेंशियल क्यों शो कर रहा है, क्यों शो नहीं कर रहा. सो बच्चों अगर मैं पहले आपको बताऊं स्कैंडियम के बारे में, तो स्कैंडियम का तो आपको मालूम ही है कि स्कैंडियम शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो अगर आप चाहते हो उसको कन्वर्ट करना Sc2 प्लस में, सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. ओके सो दैट इज़ द रीज़न कि इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज़ हाईली नेगेटिव, कि इट नेवर वांट्स टू रिसीव इलेक्ट्रॉन टू गो इनटू M2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट. हाईली नेगेटिव का मतलब आई होप समझते हो आप, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू शो करता है. ये देखो ये छोटी छोटी बातें होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कभी कभी. ये आपके पास 0 होता है, यहाँ पर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर होते हैं बच्चों नेगेटिव नंबर्स. तो जब मैं कह रहा हूँ हाईली नेगेटिव तो मैं कह रहा हूँ कहीं यहाँ पर यानी कि लो वैल्यू. ठीक है, तो अगर आप NCERT को फॉलो करोगे तो आप देखोगे वहाँ पर आपको दे रखा होगा लो वैल्यू. तो डू नॉट कन्फ्यूज ओवर देयर, उसका मतलब यही है हाईली नेगेटिव, और लो मीन्स द सेम थिंग. And after this it is observed that the value of standard reduction electropotential increases. ओके बीच में वेनेडियम के लिए कम हो जाती है बट फिर बच्चों इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. एंड बेसिकली आफ्टर मैंगनीज द वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव, यानी कि इट बिकम्स वेरी फेवरेबल फॉर अ 3+ कैटायन टू कन्वर्ट इनटू अ 2+ कैटायन. यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करना आफ्टर वी मूव फ्रॉम दी एलिमेंट्स बियॉन्ड मैंगनीज, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर दी एलिमेंट्स टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. ओके एंड दी वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड टेंड्स टू बिकम हाई एंड हाई. और आप इसको बच्चों रिलेट भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ जिंक की, वैसे तो वो शो नहीं करता +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट, बट फिर भी अगर आप कंसिडर कर रहे हो जिंक को, तो बच्चों जब जिंक 3+ की स्टेट में होगा तो बताइए मेरे को कि क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. सो वहाँ पर ये शो करेगा बच्चों 3D9 की ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि जो जिंक 2+ था उसकी क्या स्टेट थी बच्चों, उसकी थी स्टेट 3D10 स्टेट थी. सो बताइए स्टेबल कौन सी है, ये या फिर ये. सो ऑब्वियसली आप कहोगे सर ये ज़्यादा स्टेबल है. सो दैट इज़ द रीज़न कि Zn3+ बहुत ही ईजिली कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही ईजिली इट गेट्स रिड्यूस्ड टू फॉर्म Zn2+. सो दैट अकाउंट्स फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल व्हेन वी मूव अबव मैंगनीज. बट फिर मैं आपसे कहूँगा कि कोई जनरल ट्रेंड नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट स्टिल यू कैन रिलेट दीज प्रॉपर्टीज़ विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू सम एक्सटेंट. वरना वैसे तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे बेसिकली डिपेंड अपॉन दी आयनेशन एंथैल्पीज, टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उन सब पर डिपेंड करते हैं. दैट इज़ द रीज़न कि ये कोई जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करते. बट स्टिल यू कैन रिमेंबर सम ऑफ दी स्पेशल केसेस लाइक दीज वंस. क्योंकि अगर आप देखोगे बच्चों आयरन की
रिडक्शन पोटेंशियल को तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि आयरन की जो वैल्यू है वो कम पॉजिटिव है फ्रॉम मैंगनीज, ओके। और उसके पीछे का आंसर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और लॉजिकल है कि आयरन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो दैट इज़ द रीज़न that it does not easily wants to gain electron and disturb its stable electronic configuration। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। सो इसकी तभी वैल्यू कम होती है फ्रॉम मैंगनीज। द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Fe3+ इज लेस देन दैट ऑफ मैंगनीज। तो आप बच्चों टेबल है आपकी बुक के अंदर, एक NCERT की बुक के अंदर, उसको देख सकते हो। वहाँ पर आपको अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं रिडक्शन पोटेंशियल की अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। तो वहाँ पर आप जा करके ट्रेंड को ऑब्जर्व कर सकते हो। इफ़ यू कम अक्रॉस समथिंग विच यू फाइंड एज कॉन्ट्राडिक्टिंग, सो दैट विल बी ड्यू टू दोज प्रॉपर्टीज दैट आई ऑलरेडी मैंशनड, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाइड्रेशन, सब्लिमेशन, ओके, ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। सो डू नॉट माइंड इट। सो बच्चों आप इसको नोट डाउन करिए, इतना इनफ है आपके लिए। आई एम टर्निंग द पेज। So now there is a section in your book that is stability, or you may say trends in the stability of higher oxidation states। So बच्चों ये भी अच्छा टॉपिक है, एक सिंपल सा टॉपिक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बस इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट आई विल बी टीचिंग यू, ओके। बाकी बच्चों आप खुद इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, इस सब सेक्शन को पढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल सा सब सेक्शन है, basically related to the different oxidation states exhibited by the different elements of the 3D series which lie under D block। ठीक है, तो आप उसको बच्चों देख सकते हो, पढ़ सकते हो। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है, दैट वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर। वो था बच्चों कि मैंने आपसे कहा था कि जो ये C2+ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, it is more stable than Cu+। और ये बात बच्चों आपने हमेशा याद रखनी है, दैट स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर देन Cu+। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो एक ऐसी चीज़ है दैट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग टू व्हाट वी रियली ऑब्जर्व। मतलब अगर आपने अभी देखा हो तो प्रीवियस जब हमने स्टार्टिंग करी थी एंड वी वर इन द फर्स्ट सेक्शन, दैट वाज ये ट्रेंड्स इन M2+ to M ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी। तो वहाँ पर आपने देखा था कि जो Cu2+ है, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, दैट वाज 3D9। क्या थी बच्चों? इट वॉज 3D9। आई एम टॉकिंग अबाउट Cu2+। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी Cu+ को, तो उसकी जो स्टेट है दैट विल बी 3D10, जो अगर हम सोचें लॉजिकली तो ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। बट हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया कि अगर आप Cu+ को एक्वा सॉल्यूशन में, अगर Cu+ आपके पास है तो ये ईजिली ब्रेक होता है टू गिव यू Cu2+ प्लस कॉपर। सो दैट शोज़ कि भाई ये जो वाला आपके पास कैटायन है ये कम स्टेबल है देन Cu2+, तभी ये ब्रेक होकर के आपको Cu2+ दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट दिस Cu2+ cation of copper in this aqueous solution undergoes disproportionation reaction to give you Cu2+ and copper. This is observed experimentally. So that's this equation simply tells you that this is more stable than this, तभी ये एक stable compound में convert हो रहा है in this aqueous solution. So what can be the reason behind it? तो मैंने आपसे जैसा कि पहले ही बताया था कि अगर कभी ऐसा कुछ हो रहा हो that is showing you something which is contradicting your logical thinking, so वो हो रहा होगा कुछ properties की वजह से, that were mainly the properties of the enthalpies of hydration, atomization, sublimation वगैरह। सो यहाँ पर बच्चों वही रीज़न है कि द स्टेबिलिटी, इसको लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है ये, एग्जाम में आता है आपकी। Cu2+
rather than Cu plus is due to less value of enthalpy of hydration of Cu2 plus than that of Cu plus। ये बच्चों इसका सिंपल सा आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपके पास एक तो इक्वेशन है, आपके एग्जाम में आती है। अगला बच्चों ये आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी क्यों है Cu2 प्लस की ज़्यादा, बिकॉज ऑफ इट्स लेस वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। या फिर इसको आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, दैट इज ड्यू टू दी मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन of Cu2 plus than that of the Cu plus. So that is the logic behind this exceptional behavior of Cu plus cation. बाकी बच्चों जो भी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं सेक्शन के अंदर वो सारी वही हैं that I had already taught you under the section of ionization enthalpy, under the section of oxidation states। तो वो आप एक बार खुद ब्रीफली रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे जो भी कंपाउंड्स आपको गिवन है, बेसिकली दी कंपाउंड्स ऑफ the 3D series elements along with halides, basically fluorine और other halides along with oxygen। तो वो आप बच्चों खुद, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तो उसको आप खुद भी पढ़ सकते हो। बस आप एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, उस पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा स्पेसीज है जो खुद रिड्यूस हो रहा है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उनको अपने अंदर ले रहा है। तो ऐसा फॉर श्योर है कि वो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा जिसके इलेक्ट्रॉन्स वो ले रहा है, तो उसको आप बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब मैं बात करता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, खुद वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा होगा, और जो उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं वो किसी ना किसी ने एक्सेप्ट किए होंगे, तो जिसने एक्सेप्ट किए होंगे वो रिड्यूस हो रहा होगा, इसलिए हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। बच्चे यहाँ पर बस कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी और भी कुछ बच्चों नया नहीं है अंडर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है बच्चों, वो ये है कि जनरली हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि जब एक मेटल रिएक्ट करता है, ये देख लो, एक जनरल बात है कि जब कोई मेटल रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, लेट मी से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको बच्चों हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, दिस इज ऑब्जर्व। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन आपका रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो +2 की स्टेट है, यहाँ पर 0 की स्टेट है, तो स्टेट कम हो रही है, सो ये यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी मेटल जनरली जब रिएक्ट करता है विद एन एसिड इट गिव्स यू, इट लिबरेट्स हाइड्रोजन, या फिर आप कहें तो ये हाइड्रोजन को रिड्यूस करता है। सेटिस्फाइड विद मी? बट ये ऑब्जर्व किया गया कि जब आप कॉपर को रिएक्ट करते हो विद एन एसिड, तो आपका जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस नहीं होता, तो आपके पास जो कंपाउंड निकलता है बच्चों वो वाटर आता है, आपके पास हाइड्रोजन नहीं आता, आपके पास बच्चों वाटर आता है। एंड ओवर हेयर दिस इज नॉट द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सवाल आता है भाई ऐसा क्यों होता है कि वाई डज कॉपर नॉट रिड्यूस हाइड्रोजन। सो बच्चों बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो 0 हम लेते हैं। और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि किसी भी मेटल के लिए, स्पेशली जो कि 3D सीरीज़ में लाई करते हैं, उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ नेगेटिव। सो जब आप हाइड्रोजन को एक ऐसी स्पेसीज के साथ रिएक्ट कर रहे हो जिसका स्टेट नेगेटिव है और इसका खुद का स्टेट 0 है, तो आपको मिलेगा बच्चों नेगेटिव। या फिर आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, डिस्पाइट ऑफ गोइंग इनटू दिस कॉम्प्लिकेटेड थिंग, डू नॉट गो इनटू दिस, सिंपल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी है कि हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 है जबकि मेटल्स की नेगेटिव है। सो बताओ बड़ा कौन सा होता है,
ज़ीरो बड़ा होता है फिर कोई नेगेटिव नंबर बड़ा होता है, तो आपको कैसे ज़ीरो बड़ा होता है, तो ज़ीरो के पास रिड्यूस होने की ज़्यादा टेंडेंसी है, तो इसलिए वो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। अंडरस्टूड। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉपर का बताओ क्या होता है बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल, ये होता है 0.34, आपको बताया था मैंने। तो और जो इसका होता है बच्चों वो होता है 0। तो बताओ किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है रिड्यूस होने की, तो आप कहोगे सर कॉपर की टेंडेंसी ज़्यादा है रिड्यूस होने की। आपको दिख रहा होगा प्लस 0.34 है, यहाँ पर 0 है। सो दैट अकाउंट्स टू द बिहेवियर ऑफ कॉपर which does not reduce its hydrogen. I hope you got the answer. आंसर सिंपल सा यही है कि आपके पास जो हाइड्रोजन है उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ कॉपर, सो देयरफॉर कॉपर डज नॉट रिड्यूसेस हाइड्रोजन। अगर आप देखो वो जो सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वहाँ से भी आप उसको दे पाओगे, सेम ही लॉजिक दे करके वही वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। सो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था दैट आई शुड हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, बट यहाँ पर डिस्कस कर लिया, सो इट्स इम्पॉर्टेंट, मस्ट कीप दिस इन माइंड। ओके, सो आप ध्यान से अब ये तो समझ पा रहे होगे कि आपकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ होती हैं, जो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ होती हैं, दे अफेक्ट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल, दैट यू कैन सिंपली ऑब्जर्व बाय दिस एग्जांपल कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ दोज पर्टिकुलर मेटल्स, कि कहाँ पर वो मेटल बिहेव करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, कहाँ पर बिहेव करेगा एक एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप उस सबको पता लगा सकते हो इफ़ यू नो द वैल्यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, और जो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की आपको पता भी होनी चाहिए। कॉपर की तो आपने कभी भूलनी नहीं है, कॉपर की जो वैल्यू है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बस अब लास्ट में आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ये याद रहे। समझ भी सकते हो, बहुत ही सिंपल है समझना इसको, बट ये भी आप इसको सिंपली रिमेंबर कर लो कि 3D सीरीज़ में अगर हम बात करें बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की, तो वो कौन कौन से हैं उनको आप मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर रिएक्शन आती है तो आप उस रिएक्शन को कंप्लीट कर पाओगे इफ़ यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। सो इफ़ आई टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन द 3D सीरीज ऑफ D block, so they are mainly manganese 3+ cation and cobalt 3+ cation, whereas if I talk about strongest reducing agent, तो ये हैं बच्चों टाइटेनियम, वेनेडियम एंड कॉपर 2+। और ऐसा आई होप कि आप अभी तक समझ भी चुके हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों हैं। बिकॉज आई हैड टोल्ड यू कि बच्चों मैंगनीज के बाद ये जो आपकी +3 कैटायंस जो होते हैं दे ईजिली कन्वर्ट इनटू 2+ कैटायंस बिकॉज देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल becomes positive after manganese, and if I say they become positive so they can easily reduce, ये खुद आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर ये बच्चों खुद रिड्यूस हो रहे हैं सो ऑब्वियस सी बात है दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो इज दिस क्लियर टू यू कि वाई दिस Mn एंड कोबाल्ट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब इसकी हम बात करें तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इन सब की वैल्यूज़ क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। The value of the reduction potential is negative for all of these. So when I say that the value is negative, so क्या है कि ये they want to oxidize themselves, कि ये खुद क्या होंगे बच्चों, ऑक्सीडाइज होंगे, तो दूसरे को क्या करेंगे, they will reduce the other species which will react with them. So therefore they act as strong reducing agents. So 2+ की अगर स्टेट है तो reducing agents, 3+ की है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो बच्चों ये छोटा सा कंसेप्ट है, ऐसे आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। आई होप कि आपको कैसे करते हैं चीज़ों को, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे नोट डाउन कर लिए हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो बच्चों फॉर टुडेज़ लेक्चर दैट्स ऑल, एंड दिस लेक्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर में से
इनफ एंड गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, खासकर जो ये रिलेट करने वाला कंसेप्ट है चीज़ों को. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये सिर्फ डी ब्लॉक के लिए नहीं बल्कि पी ब्लॉक के लिए भी काम करता है. सो this lecture was important. I hope everything was clear. So for today's lecture, that's all. Thank you very much.